लखीमपुर खीरी वाकये को लेकर मुल्क भर में सियासत तेज हो गई है। योगी हुकूमत इस मामले की जांच कराने की बात कह रही तो कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर है। दिल्ली में कांग्रेस की जानिब से बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने का ऐलान करते हुए एहतजाज किया गया। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर के सामने कांग्रेस कारकुनान इकट्ठा हुए और बीजेपी दफ्तर की जानिब पेशकदमी की। मुजाहिरीन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के जरिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई और एहतजाजियों को रोक दिया गया। इस दरमियान कांग्रेस कारकुनों और पुलिस के दरमियान थोड़ी झड़प भी हुई। कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा के बेटे पर सीधा इल्जाम लगाते हुए वजीर के इस्तीफे की मांग की। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर है, हमारे साथ हैं उदित राज जी, पूर्व सांसद भी है, मंत्री भी है। क्या कहेंगे, जो कुछ घटनाक्रम हुआ, अब प्रियंका गांधी को भी रोक लिया गया है? प्रियंका गांधी जी को रोका गया, सारे अपोजिशन को रोका गया। ये पूरी तरह से हत्या है और मोदी और योगी के सह पर उनकी हत्या की गई है। उसके विरोध में कांग्रेस ने आज बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन आयोजित किया है। इस समय हम प्रदर्शन की ओर जा रहे हैं। हमारी मांग है कि मोदी इस्तीफा दे और योगी इस्तीफा दे। और ये किसानों के दुश्मन है। किसान 1 साल से ज़्यादा से सड़क पर बैठा हुआ है। लेकिन सीधे तौर पर आप बीजेपी पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं। कई जो है बैनर और पोस्टर जो हमें दिखाई दिए हैं जिन पर साफ तौर पर भाजपा हत्यारे लिखा हुआ है। बिल्कुल भाजपा हत्यारी है। इसलिए हत्यारी है कि कल अजय मिश्रा के जो बेटे हैं उनकी कार से कुचल दिए गए हैं किसान। तो अजय मिश्रा ने उसके पहले कहा था कि मैं 2 मिनट में इनको ठीक कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि पहले से प्लानिंग थी, पूर्व नियोजित था। जब पूर्व नियोजित है तो हत्यारी है, बीजेपी हत्यारी है। और बीजेपी की पार्टी और मंत्री के बोल हैं। जब मंत्री के बोल हैं कि हम 2 मिनट में इनके सुधार देंगे, तो सुधारने का प्रक्रिया कल का यह था कि किसानों की हत्या। तो इसलिए जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया। लेकिन भाजपा के जरिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस और दूसरा विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है, हम न्यायिक जांच करा रहे हैं। देखिए, यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जी यदि किसान की आवाज उठाती, यूपी के अंदर जंगल राज की आवाज उठाते, तो इस तरह के जो आरोप है निराधार है। लेकिन ये कहते राजनीति है, तो माफ करिएगा, ये राजनीति कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के टाइम पे भी करती थी इस देश की लड़ाई के लिए। आज भी हम वो राजनीति करने की, आप नाम दीजिए राजनीति, तो हम वो राजनीति करेंगे, क्योंकि लड़ाई। आप जांच से संतुष्ट है? क्या आप जांच से संतुष्ट है? किस चीज की जांच साहब? गृह राज्य मंत्री पे आरोप है, उसके बेटे पे आरोप है, हत्यारे हैं। और ये हत्या भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, संघ के लोगों ने की है। और यह से नहीं चला। पिछले 10 महीने से इन किसानों के आंदोलनों को न केवल खत्म, बदनाम करने की साजिश की जा रही है। माफ करिएगा, ये हत्यारे लोग हैं। और आज इस देश के अंदर किसानों की आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं, उपद्रव ये कर रहे हैं, किसानों को मारने का काम कर रहे हैं। और आरोप कांग्रेस पे आप लाख लगाइए आरोप, लेकिन अन्नदाता ये पहचान है इस देश की। किसान प्रधान देश कहा जाता था, कृषि प्रधान देश को आपने क्या बना दिया? चंद 5-7 अपने उद्योग मित्रों के लिए इस देश को आपने बेच दिया। 5 साल में वो विश्व के अंदर, एशिया के अंदर नंबर पैसे वाले बन जाते हैं। कैसे? ये कैसे संभव हुआ? किसी किसान का उदाहरण दें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए मजालिम और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के साथ पुलिस रवैये से नाराज कांग्रेस कारकुनों ने भोपाल में भी गवर्नर हाउस का घेराव करके एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने भोपाल एमएलए आरिफ मसूद की क़यादत में नीलम पार्क से राजभवन तक जाना चाहते थे, मगर पुलिस ने अंबेडकर चौराहे पर ही रोक दिया। कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने एसडीएम के तवस्सुत से गवर्नर को मेमोरेंडम पेश करके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले की आला सतही जांच कराने के साथ प्रियंका गांधी के साथ किए गए नाजेबा सलूक की भी आला सतही जांच कराने और खातियों को सजा देने की मांग की। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने आरिफ मसूद से खास बातचीत की। प्रियंका गांधी को रिहा किया जाए और जिन अधिकारियों ने उनके साथ बदतमीजी करी है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम गवर्नर से ये मांग करना चाहते हैं। ये डिमांड जो आप कह रहे हैं, उनका कहना है कि हमने रिटायर्ड जज की बेंच बैठा दी है और 45 लाख रुपए मुआवजा भी देंगे। मृतकों की जान की कीमत लाखों में तोलना है। उनसे पहले ये पूछिए कि कोरोना के मृतकों को पैसा दे दिया क्या आपने? वो तो आज तक दिया नहीं। क्या इनके साथ भी वही होगा? दूसरा प्रश्न मेरा है कि प्रियंका गांधी जब रात भर संघर्ष करी है, तो मृतक परिवारों से मिलने जाने पर रोकना और एक महिला को इस तरह अपमानित करना, ये अधिकार किसने दिया? उसका जवाब योगी सरकार दे। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जो अपोजिशन सियासत कर रहा है, सरकार जो है जो घटना हुई है उसकी निंदा करती है और इस पर जो है जांच की जा रही है। नरोत्तम मिश्रा से पूछिए कि क्या महिला को इस तरह प्रताड़ित किया जा सकता है? जिस तरह रात भर उस महिला को परेशान करा है, जिस तरह पुलिस ने जगह जगह चौराहों पर रोका है, ये देश है? ये रानी झांसी का देश है?
माँ दुर्गा और काली की पूजा करने वाले, उनसे ये कहो कि ये माँ दुर्गा और माँ काली की आप पूजा करते हैं और एक महिला को जो उसी का रूप है उसको इस तरह परेशान करते हैं, ये अच्छा है? मध्य प्रदेश की नीमच में कदीम दरगाह को शरपसंद अनासरों के जरिए नुकसान पहुंचाए जाने पर मुस्लिम समाज ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। कदीम दरगाह रात के वक्त शरपसंदों के जरिए न सिर्फ दरगाह के मुजावर नूर शाह और दूसरे लोगों के साथ मारपीट की गई, बल्कि जराये के मुताबिक रात के अंधेरे में दरगाह की इमारत को बम से उड़ाकर भी नुकसान पहुंचाया गया। दरगाह पर शरपसंदों के जरिए हमला करने की इत्तला मिलने के बाद जावेद एसडीओपी अजीत तिवारी और रतनगढ़ थाना इंचार्ज कन्हैया लाल ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। दरगाह हमले को लेकर दरगाह के मुजावर नूर शाह और अकीदतमंद कुछ इस तरह से बताते हैं। हाथ पाँव बांध के खूब मारे, खूब मार कोट कुटा के जो पैसे थे जो ले ले, अच्छा यहाँ पटक के बम मेल दी था, बड़ी बम रखन तोड़ दी, दरगाह और सब तोड़ दी गई। दरगाह तोड़ दी? हाँ, और ये है ना आप कह रहे हो, हाँ। ये देखिए जो आवे इनको तुम्हारे। आगे बढ़ेंगे। आसाम के द्रांग जिले में पुलिस की गोली से 3 लोगों की मौत और तजावुजात हटाओ मुहिम की गई कार्रवाई को लेकर नए सवाल सामने आए हैं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के जरिए दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की गई। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने आसाम हुकूमत के जरिए की गई कार्रवाई को लेकर कई नए और बड़े सवाल उठाए। टीम के जरिए कहा गया है कि कार्रवाई को लेकर नोटिस 10 सितंबर को जारी की गई थी, लेकिन 19 सितंबर को लोगों को नोटिस देकर 20 सितंबर को जगह खाली करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ मोइनुल हक की मौत को लेकर भी टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आसाम पुलिस के जरिए मोइनुल हक के घर पर हमला किया गया था और अहले खाना के साथ मारपीट की गई थी। टीम की जानिब से मांग की गई है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। ज़मीनी हकीकत तो ये है कि जितने लोगों को निकाला गया वो सब भारत के नागरिक थे और उनको एक बहुत ही कम टाइम पीरियड दिया गया और उसमें भी लोगों को फोर्स किया गया कि वो निकल जाएं और एक बड़ी तादाद निकल गई थी। कुछ लोग थे जो मूव हो रहे थे, लेकिन जिस वक्त वो निकल ही रहे थे उस वक्त अनप्रोवोक्ड सिचुएशन में फायरिंग की गई। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि हम जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि इससे पहले भी कार्रवाइयों के नाम पर सिर्फ टाइम बाय किया जाता है और जस्टिस वो करें इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पुलिस ने एडमिनिस्ट्रेशन ही के कहने पे फायरिंग की तो उनसे कोई बहुत बड़ी तवक्को तो हम नहीं रखते। वीडियो आने के बाद अगर कोई कुछ तो कहना ही था, अगर वीडियो नहीं आता तो शायद कि पुलिस की कहानी कुछ और होती, लेकिन हमारी फैक्ट फाइंडिंग साफ साफ ये कहती है, आई विटनेसेस हैं, टेस्टमनीज है कि पुलिस मोइनुल हक के घर में घुसी जबकि वो लोग अपना सामान समेट कर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। मोइनुल हक के भाई को लाठी मारी, मोइनुल हक की भांजी को हाथ में 2 लाठियाँ कई लाठियाँ पड़ी, जिसके तहत उसका हाथ टूट गया है। जिसके बाद मोइनुल हक का गुस्सा आया और वो लाठी लेके बाहर निकले। लाठी लेके निकले हुए आदमी को लाठी से रोका जा सकता था, रबर बुलेट चलाई जा सकती थी, टांगों में गोली चलाई जा सकती थी, लेकिन लाठी लेकर निकले हुए आदमी को सीने में गोली नहीं मारी जा सकती। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में दिल्ली तशद्दुद मामले के मुल्जिम शर्जील इमाम की जमानत के अर्जदाश पर दोनों फरीकैन की दलीलें मुकम्मल हो गई हैं। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने दोनों फरीकैन को इस मामले पर अपनी तहरीरी दलीलें दाखिल करने की हिदायत दी थी। समाअत के दौरान शर्जील इमाम की जानिब से वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम से तकरीर शुरू होने का मतलब मुल्क से गद्दारी था, लेकिन क्या अगर मुल्जिम गुड मॉर्निंग से तकरीर शुरू करता तो इल्ज़ामात ख़त्म हो जाते। उन्होंने कहा कि इस्तिग़ासा को अपनी मर्जी से नतीजा निकालने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। हम किसी शख्स पर सिर्फ कानून की बदौलत नहीं बल्कि सबूतों की बुनियाद पर करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल गुजरने को हैं, लेकिन अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। अगर कोई हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करता है तो क्या उसके खिलाफ कई सारे मुकदमात दर्ज होने चाहिए। शर्जील इमाम के वकील ने आगे कहा कि मुल्क जमहूरी और आईनी उसूलों से बना है और इन उसूलों के जरिए ही शर्जील इमाम की हिफाजत हो सकती है। इसके खिलाफ सिर्फ इसलिए केस नहीं चलाया जा सकता कि इसने CAA की मुखालफत की हो।
मारूफ आलिम दीन मौलाना करीम सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करते हुए बेंगलुरु के उलमाए कराम ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा की सदारत में हुए इस एहतजाज में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और अमन के दाई हैं। मौलाना पर जबरन तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए योगी हुकूमत इंतखाबात से कबल उलमाए कराम को निशाना बना रही है। इस मौके पर कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत की जानिब से तब्दीली मजहब पर रोक लगाने के मुजवज़ा कानून पर भी तशवीश का इजहार किया गया। उलमाए कराम ने कहा कि मजहब इस्लाम ने ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ मजहब तब्दील करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी है। मैं एक अदना सा इंसान हूँ, यहाँ सारे उलमा हैं, मैं एक फ़कीरी लाइन का आदमी हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि इस कदर हमारी कौम के ऊपर ये लोगों की जो जुल्म और बर्बियत हो रही है। कहीं किसी को जान से मार दिया जाता है, किसी की दाढ़ी लोच ली जाती है, किसी के ऊपर पगड़ी उछाली जाती है। कहाँ तक सह सकते हैं? वो समझ में आने वाले नहीं हैं। सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अमन के दाई हैं। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के दरमियान भाईचारे का काम किया है और उन्होंने हमेशा से हिंदू मुसलमानों के दरमियान में गंगा जमुनी तहज़ीब को मद्देनज़र रखते हुए काम किया है। उन्होंने कभी किसी पर ज़बरदस्ती इस्लाम को कबूल नहीं करवाया है। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। और ख़ुद जो उनके इलाके के लोग हैं, उनके गांव के लोग हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं गैर मुस्लिम, वो ख़ुद उनकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज तक इन्होंने हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं दिया है, पैसे नहीं दिए हैं, हमें बहकाया नहीं है, फुसलाया नहीं है और हमें ये तक नहीं कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो जाहिर है इससे मालूम होता है कि उन पर जो भी इल्ज़ाम है वो सब बेबुनियाद हैं। अपनी पार्टियों के जो बड़े हैं, जो सदर हैं, उनको बात कर कर जो है आवाज़ उठाएं और उलमा को रिहाई का मुतालबा करें। सिर्फ वोट के इस्तेमाल के लिए उलमा याद आते हैं और इतनी बड़ी शख्सियत और उनको पुलिस ने ATS ने उठाया है। अभी तक कर्नाटक की तरफ से जो सियासी कायदीन हैं उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं है। ने बताया कर्नाटक के जो गवर्नमेंट के सिलसिले में कि तब्दीली मज़हब के सिलसिले में जो कानून लाया जा रहा है, मैं ये कहता हूँ कि उससे पहले हमारा इस्लाम का कानून है कि ज़बरदस्ती ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस्लाम में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ईमान है, वो दिल में होता है। जिसका दिल मानेगा, बखुशी कबूल करेगा, वो इस्लाम कबूल कर सकता है। कर्नाटक के रायचूर के गालिब मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से तफसीर की किताब अल अरूतुल वुस्का की रस्म इजरा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हैदराबाद के मौलाना मोहम्मद जाफ़र पाशा आकिल सानी ने किताब का इजरा किया। इस तफसीर में कुरान मजीद की मुंतखब आयात की तशरीह 45 तफासिर की मदद से की गई है, जिनमें 40 अरबी और 5 उर्दू तफासिर शामिल है। प्रोग्राम से दीगर उलमाए कराम ने खिताब किया। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि कुरान मजीद से गहरा ताल्लुक़, रोज़ाना तिलावत और इस पर अमल से दुनिया और आखिरत संवरती है। मौलाना ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बच्चों की तालीम और तरबियत पर जोर देते हुए कहा कि वालिदैन के अलावा सरपरस्त हजरात को इस जानिब खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क और मिलत का शानदार मुस्तकबिल इसी सूरत मुमकिन हो सकता है। आज हमारे सामने ऐसी प्यारी किताब हमारे सामने आई है कि मैं सिर्फ कुछ सफ़हात पढ़ा, क्योंकि हज़रत जब से किताब लाके दिए उस वक्त से बाहरी मसरूफियात में रहा, मगर कुछ सफ़हात से मुझे मालूम हुआ कि हर सफ़ा कारगर है पढ़ने वाली। बहुत ही मेहनत उन्होंने उसके साथ की है, बहुत ही मशक्कत के साथ, मेहनतों के साथ उन्होंने इसको कुछ आयतों को, मुंतखब आयात को जमा किया, उसकी तशरीह, उसकी तफसीर, उसके मुबादियात, उसके इस्तिलाहात उन्होंने उसके अंदर बयान की और दावत फिक्र और अमल भी इसके अंदर उन्होंने दिया है। और जो अमली नमूने हज़रत सहाबा इकराम के हमारे सामने हैं, उसको सामने रख अपनी जिंदगियों को हम टटोलना है कि हम कुरान को समझकर कितना अपनी जिंदगी में उतारे हैं और अमली एतबार से हमारी जिंदगी कितनी बदली है, इसका हमको जायजा लेना है।
अजमेर के इंद्रकोट इलाके में सरकारी मिडिल स्कूल के बाहर उर्दू टीचर की तकर्री के मुतालबे को लेकर इलाके के लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि बरसों से इस स्कूल के बच्चे उर्दू पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उर्दू टीचर नहीं है, जिसकी वजह से तलबा को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इस ताल्लुक से तालीमी अफसर से तहरीरी तौर पर मांग की थी कि स्कूल में उर्दू टीचर की बहाली की जाए। लोगों का इल्जाम है कि साजिश के तहत उर्दू जबान को खत्म करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और वहाँ पर हमने वो ने ज्ञापन भी दिया है और रिक्वेस्ट भी करी है कि साहब एक देवेंद्र सिसोदिया जो टीचर हैं वो यहाँ पर पोस्टिंग दे दी गई है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी टीचर लाया जाए वो उर्दू माध्यम का ही लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज उर्दू माध्यम ही है। बच्चे शुरू से उर्दू माध्यम में पढ़ते आ रहे हैं और वहाँ पर एक जनरल कैटेगरी या हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम का टीचर नहीं लेके आए और यहाँ पर आज उनकी पोस्टिंग है। तो इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। वार्डवासी तमाम साथ में, हमारे पार्षद वगैरह सारे साथ में है। सन 1966 से ये उर्दू माध्यम से चला आ रहा है और इसके अलावा भी इस क्षेत्र में मुस्लिम एरिया में 6 उर्दू स्कूल हैं। उनको सुनियोजित तरीके से जो है उनको 4 को ख़त्म कर दिया गया और अब इसका नंबर लिया जा रहा है। इसमें जो HM लगाए गए वो हिंदी मीडियम के। दूसरी बात ये है कि जब हिंदी मीडियम वाले अध्यापक को या प्रधान अध्यापक को जब लगाया जाएगा तो वो क्या देखेगा, वो क्या समझेगा? उर्दू को तो समझ नहीं सकता। वो मसला ये वाली बात होगी कि साहब जो है ना खैरुन्निसा लिखना उसको तो खबरुन्निसा लिखेगा, उसको कौसर जहाँ लिखना तो कैंसर जहाँ लिखेगा। तो ये हम लोगों के साथ अल्पसंख्यकों के साथ ये कौन सा अत्याचार किया जा रहा है? मेरे वार्डवासी इस स्कूल में वर्षों से पढ़ रहे हैं, मैं भी उर्दू पढ़ा हूँ इस स्कूल से, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये उर्दू मीडियम ही रहे और अगर नहीं होता है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। 11 नंबर से पार्षद अजहर खान, इंशाल्लाह ये उर्दू मीडियम ही रहेगा। महाराष्ट्र में 1.5 साल तक तलबा से महरूम रहे तालीमी इदारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है और औरंगाबाद में उर्दू मीडियम स्कूलों में पहले रोज ही तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। कोरोना गाइडलाइंस का पास रखते हुए तालीमी सरगर्मियों को यकीनी बनाया जा रहा है। असातिज़ा का कहना है कि फिजिकल निज़ाम तालीम का कोई नेमोल बदल नहीं है। महाराष्ट्र में बाज़ाब्ता तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। स्कूल के पहले दिन ही उर्दू तालीमी इदारों में बच्चों की अच्छी खासी तादाद मौजूद रही। तुलबा और तालिबात के चेहरों पर स्कूल खुलने की खुशी साफ नजर आई। पहले रोज स्कूल के जिम्मेदारों ने फूल पेश करके और किताबें तकसीम करके तुलबा व तालिबात का पुरतपाक खैर मकदम किया। स्कूल इंतजामिया की इस पहल ने तुलबा की खुशी को एक तरह से दुबाला कर दिया। 1.5 साल के बाद स्कूल आए, आज का हमारा पहला दिन था और हमारा बहुत अच्छे से इस्तकबाल हुआ। हम जैसे ही स्कूल में आए, हमारे टीचरों ने हमको गुलाब के फूल से इस्तकबाल करे, हमको ये साइंस की दुनिया दी है कि तालीम हासिल करें हम आगे चल के। इसमें क्या क्या हुआ अपने को वो पढ़ने के लिए। हम लॉकडाउन में बहुत बोर हो चुके थे करके हमको आज स्कूल खुला। जब हम स्कूल में आए तो हमें सरप्राइज़ मिला कि हमारे टीचर्स ने इतना अच्छा हमारा इस्तकबाल किया। हम बहुत एकदम खुश है कि हम स्कूल में, हमारा आज पहला दिन है। बहुत खुशी मिल रही है स्कूल में आके फिर से। कोरोना वबा के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो बच्चों की तालीम का हुआ है। स्कूल से दूरी ने इन्हें गैर यकीनी की कैफियत से दोचार कर दिया था। ऑनलाइन तालीमी निज़ाम उर्दू मीडियम के तलबा के लिए उतना कारगर साबित नहीं हो सका। मालूमात और वसाइल का फुकदान बच्चों की तालीम से महरूमी का सबब बना। हालांकि असातिज़ा ने अपने तौर पर तलबा को तालीम से जोड़े रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब असातिज़ा इस बात को लेकर मुतमईन नजर आए कि बच्चों से इनका रास्त राब्ता होगा। वैसे तो तलबा हमको ऑनलाइन नज़र आ रहे थे, लेकिन पूरी तादाद नहीं मिल रही थी। लेकिन आज माशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि 1.5 साल के बाद कुछ तो भी हमें और अच्छे से करने का मौका यहाँ मिला है और अच्छी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन क्लास में मसाइल बहुत ज़्यादा थे कि हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन होना और नेटवर्क होना बहुत मुश्किल था। लेकिन ऑफलाइन में बाज़ाब्ता हम बच्चे से खुद बात कर सकते हैं, बच्चे तक पहुँचना आसान है। बच्चे के नफ्सियात को भी समझना और उसके हिसाब से उसको तालीम देना बहुत आसान है, जो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में आज से तमाम तर तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। ये दूसरा मौका है जब महाराष्ट्र में तालीमी इदारे खोल दिए गए। इससे पहले भी तालीमी इदारे खोले गए थे, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के चलते उन्हें बंद कर दिया गया था। 1.5 साल का तकरीबन वक्फा है तालीमी इदारों के बंद और खुलने में। अब ये तालीमी खला कैसे पुर किया जाएगा,
ये असातिज़ा और स्कूल के ज़िम्मेदारान के सामने एक चैलेंज है। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत आवाम के बड़े हिस्से को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल है। बड़ी तादाद में ज़रूरतमंद अफराद जहां इस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, वहीं जानकारी की कमी के सबब अभी भी ज़रूरतमंद अफराद की बड़ी तादाद इस स्कीम का फ़ायदा हासिल करने से महरूम है। ऐसे में अब आयुष्मान गोल्डन कार्ड के मुस्तहिकीन तक जानकारी पहुंचाने और कार्ड बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत के जरिए खुसूसी मुहिम की शुरुआत की गई है। कार्ड के लिए अहलियत रखने वाले अफराद को अब जहां महकमा सेहत की टीम की जानिब से खुद घर घर जाकर जानकारी फराहम कराई जाएगी, वहीं जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में नोडल अफसरान भी इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जानकारी देने के साथ कार्ड बनवाने में ताउन कर रहे हैं। दो 2011 की जनगणना जो हुई थी उसी के जो पात्र हैं उन्हीं का कार्ड बनेगा। और कुछ दिनों पहले हमारे को एक लिस्ट और मिली है शासन से, जो कि कोरोना के दौरान जो लोग विस्थापित हुए थे उनकी भी लिस्ट अभी एक सूची आनी है, उनके साथ में जोड़े जाएंगे। विस्थापित जो हुए हैं लोग बाहर से इधर आए थे उनके नाम जोड़े जाएंगे। हमने हमारे यहाँ आशा और आंगनवाड़ी जो हमारे इस समय डोर टू डोर प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी हमने उनको बताया है कि जब घर घर जा रही हैं दस्तक अभियान में तो उसमें लोगों को इसके बारे में बताएं, जिससे कि हमारा जो 16 तारीख से जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके जो पात्र हैं आगे अपना कार्ड बनवाएं। जितने भी मरीज हैं हमारे जो मेडिकल कॉलेज जो भर्ती हो रहे हैं, हम सभी मरीजों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसकी अगर कोई बताता है कि मैं लाभार्थी हूं, उनको तो हम लाभ देते ही हैं उस आयुष्मान योजना का। अगर कोई बताता भी नहीं है तो हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी जागरूक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो इसके लाभार्थी हैं। हमारे यहाँ लगातार जो डेली मेडिकल कॉलेज में गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं और समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं, जिससे कि जो मरीज जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कार्ड बना। यूपी में फिरकापरस्ती के बढ़ते वाक़यात और किसानों पर होने वाली पुलिस ज़्यादतियों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रियासत गिर पैमाने पर अवामी मुहिम चलाने का फैसला किया है। इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाले CPIM के 3 रोज़ा रियासती कन्वेंशन में मुकर्रिर ने योगी हुकूमत पर फिरकापरस्ती को बढ़ावा देने और जमहूरी आवाज़ों को दबाने का इल्ज़ाम आयद किया। कन्वेंशन में इस बात का भी फैसला किया गया कि आने वाले असेंबली चुनाव में फिरकापरस्ती को एक अहम इशू बनाया जाएगा। हर 3 साल में अपनी पार्टी में इकाई से लेकर के अखिल भारतीय पैमाने तक सम्मेलन करते हैं, जिसमें हमारे डेलीगेट चुन करके आते हैं और खुल करके बहस होती है, आलोचना आत्मालोचना भी होती है और आगे के काम भी तय किए जाते हैं। तो वही कार्य उत्तर प्रदेश के लिए हो रहा है और हम लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी एक छोटी ताकत होने के बावजूद, चूँकि हम ये भी मानते हैं कि जातवादी और सांप्रदायिक राजनीति से हमारी पार्टी बहुत अछूता है, बहुत अलग है और बहुत स्पष्ट हमारा मत है सांप्रदायिकता को और दूसरे सवालों को लेकर के। इसलिए हमारा एक उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में भी महत्व है और हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाएँ।